नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं नया लुक न्यूज। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एक ऐसा बेड़ा जो लगभग 15 लाख यात्रियों को प्रतिदिन गंतव्य तक रवाना करता है, पहुंचाता है। स्थिति बड़ी दयनीय है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी जिस प्रकार से निजीकरण का शिकार हो रहा है, या फिर बात करें यदि संविदा कर्मचारियों की, तो जिस प्रकार से कोरोना काल से लेकर अब तक संविदा कर्मचारी शोषित होते आ रहे हैं, इसे देखकर काफी दुर्गति का अंदेशा लगता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री संतोष मिश्र जी, जिनसे आज हम ज्यादा जानकारी ले पाएंगे परिवहन निगम के बारे में, परिवहन निगम के बेड़े के बारे में और परिवहन निगम के कर्मचारियों के बारे में जो संविदा और नियमित के तौर पर कार्य कर रहा है, परंतु किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, आज उनके बारे में जानेंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नया लुक स्टूडियो में। धन्यवाद। संतोष जी, पहला क्वेश्चन है आपसे हमारा, परिवहन निगम लगभग जब से इसका स्थापना किया गया है काफी अच्छी गति से चल रहा है, लाभ में है जी। क्या कारण है संविदा कर्मचारियों की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है, लेकिन विभाग की स्थिति पहले से काफी हद तक दुरुस्त होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, क्या कारण है? देखिए, कोरोना काल जब से प्रारंभ हुआ, आर्थिक स्थिति लगभग जो भी सार्वजनिक उद्यम थे सभी की आमदनी प्रभावित हुई। परंतु जिस प्रकार से अन्य उद्यमों के अपेक्षा में परिवहन निगम के द्वारा अपने प्रयास और परिश्रम से पुनः उस रूटीन पर आ जाने के लिए कर्मचारियों का इसमें विशेष प्रकार से सहयोग माना जाना चाहिए। 2 महीने का लॉकडाउन, जिसमें 1 महीने तो बिल्कुल पूरी तरीके से संचालन बंद रहा। 1 मई से प्रवासी मजदूरों के लाने का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 37 से 45 हज़ार रुपये में बुक करके लाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया। परंतु आज तक परिवहन निगम को सरकार द्वारा एक ही किस्त की धनराशि उपलब्ध कराई गई, शेष उपलब्ध कराई नहीं गई। और इसमें प्रबंधन ने जो वादा कर्मचारियों को इस लॉकडाउन में लगे हुए, जो उनको गंतव्य तक पहुंचाने में चालक परिचालक लगे थे, उनको प्रति दिवस 300 रुपये देने का आदेश किया था। आज तक वह भी नहीं मिल पाया। संविदा के साथ खास तौर करके प्रबंधन अपनी ही कई बातों पर अनेकों बार मुकरता चला आया है। विभाग की स्थिति अच्छी है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए नीयत अच्छी नहीं है। जो संगठनात्मक तौर पर जो ढांचे हैं संतोष जी, जैसा कि आप भी एक प्रतिष्ठित संगठन के महामंत्री हैं, तो क्या आपने कभी अपने स्तर से या फिर कर्मचारियों के द्वारा जो कहने का मतलब जो आपने ही अभी बताया कि 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने का जो प्रबंध निदेशक महोदय ने एक आदेश जारी किया था, बावजूद इसके परिवहन निगम के द्वारा अपने ही कर्मचारियों को, जो कि रीढ़ की हड्डी हैं, चालक और परिचालक, उनको पैसा का भुगतान नहीं किया गया जो 300 रुपये प्रतिदिन का था। और काफ़ी खबरें भी आई, काफ़ी चर्चा में भी था यह कि 134 रुपये प्रति व्यक्ति की सैलरी तक आई है कोरोना काल में। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु जो सर्कुलर था, जो आदेश किए गए थे कि औसत भुगतान किया जाए, पिछले 6 महीनों की जो स्थिति है उसको देखते हुए औसत भुगतान किया जाए, क्या कारण है कि ये इस प्रकार की सैलरी में कटौती की गई? देखिए गौरव जी, यह आदेश सरकार का नहीं था। 6 महीने के औसत के अनुसार वेतन देने का निर्णय यह प्रबंधन का था। केंद्रीय श्रम मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार और उसके साथ साथ प्रदेश का श्रम न्यायालय, लखनऊ के श्रमायुक्त द्वारा बाकायदा अपने पत्र में वह जिक्र किया गया
कि निगम और निकाय कर्मियों जितने भी हैं, सार्वजनिक उद्यम से जितने भी कर्मचारी हैं, किसी का वेतन इस कोरोना काल में न काटा जाए। जी बिल्कुल। परंतु प्रबंधन के द्वारा 1% न केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन किया गया, न श्रमायुक्त के आदेश का अनुपालन किया गया, न माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का पालन किया गया। यह बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। क्या संतोष जी, आपने कभी अपने संगठन के बैनर के तले ये आवाज़ बुलंद करने की कोशिश नहीं की कि ये जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है कर्मचारियों के साथ और इस पर न्याय कैसे किया जा सकता है? इस पर कभी आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश नहीं की, या मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिखा हो, प्रबंधन निदेशक को कोई पत्र लिखा हो? जी, मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा। 21 सितंबर को हमने मुख्यमंत्री को पहला पत्र लिखा, जिसमें हमारे अन्य समकक्ष संविदा संगठनों के द्वारा वह मेरे द्वारा लिखा गया वह पहला पत्र था। इसके पूर्व कार्यरत कई वर्षों से जो संगठन संविदा के हैं, उनमें किसी संगठन द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया। फिर इसके बाद अक्टूबर में भी हमने प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा, परंतु जिस प्रकार से मानवता को ताक पे रख करके प्रबंधन ने कार्य किया है, यह बहुत ही निंदनीय है। इस कोरोना काल में प्रत्येक आदमी परेशान है, फिर भी वह अच्छी आय लाने के लिए चालक परिचालक पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का बराबर निर्देश आते रहे हैं कि जहाँ जरूरी हो तभी घर से निकले, अन्यथा घर पे ही रहें। लेकिन रोडवेज के अधिकारी चाहते हैं कि कोरोना और बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है बसों में यात्रा करें, रोड पर निकलें। यह दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उस आदेश का अनुपालन करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए, उसको सफल क्रियान्वयन कराने में माननीय योगी सरकार जी विफल रहे हैं। यह बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार बार बार दिशा निर्देश दे रही है कि आपका जब जरूरी हो, कोई काम हो तभी आप घर से निकले, परंतु रोडवेज के अधिकारी ने इसका एक बहाना लेकर के एक सीमा लगा दी, 50% की बाध्यता अनिवार्य कर दी संविदा कर्मचारियों के लिए। जी, खबरें इस समय काफ़ी प्रचलित हैं कि 50% यदि लोड फैक्टर नहीं आता तो कटौती की जा रही है संविदा कर्मचारियों की। जी। तो क्या ऐसा कुछ नियमित का भी सर्कुलर है, नियमित की भी कोई कटौती जारी है या फिर सिर्फ संविदा कर्मचारियों की जारी है? नहीं, इसमें नियमित की कोई कटौती नहीं है। जी देखिए, सोचने वाली एक बात है, अभी 3 तारीख को रात 11 बजे कई दिनों से मंथन चल रहा था मुख्यालय में। जी, एक निर्णय हुआ। मेरी जानकारी में 1989 के बाद यह दूसरा मोर्चा इस विभाग में बना है, जिसमें अधिकारी और सभी ट्रेड संगठनों के पदाधिकारी मिल करके इस योजना को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। जी, जो पूर्ण रूप में तैयार हो गया है और 4 तारीख को इसकी पूरा जो खाका है वह जारी कर दिया गया। परंतु एक सोचने वाली बात है कि मात्र पूरे प्रदेश में 22,000 के आसपास नियमित कर्मचारियों की संख्या है। प्रबंधन संविदा को अपना कर्मचारी नहीं मानता, लेकिन अपने 6 पन्नों के मांग पत्र में उस अधिकारी एवं कर्मचारी के संयुक्त मोर्चा में
जो 4 तारीख को सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसमें 55,000 कर्मचारियों की संख्या को दिखा करके यह सिद्ध किया कि परिवहन निगम के संविदा चालक एवं परिचालक उनके ही कर्मचारी हैं, लेकिन मौखिक तौर पर प्रबंधन हमेशा यह कहता है कि संविदा हमारा कर्मचारी नहीं है। दूसरी चीज़ गौरव जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि 50% की जब अनिवार्य की चालक परिचालक को वेतन संबंधी देयक से इसको जोड़ दिया जी। जो चालक परिचालक 50% की इनकम लाएगा उसको पूरा वेतन मिलेगा, जो 50% से कम इनकम लाएगा उसके वेतन से कटौती हो जाएगी। यदि एक ही बस पे एक नियमित चालक है और एक संविदा का परिचालक है, तो नियमित चालक का वेतन 1 रुपया नहीं कटेगा, लेकिन उसी जगह उसी गाड़ी पर एक ही समानांतर संचालन में अगर संविदा का परिचालक है और उसका लोड फैक्टर कम हो गया 50% से जी, तो संविदा के वेतन में कटौती की जा रही है। सबसे मुख्य बात यह है कि संविदा नियमित में मानदेय में अंतर हो जी, ठीक है, अच्छी बात है, ये सरकार की नीतियां हैं, परंतु किसी के जीवन यापन से जुड़ी हुई जो मौलिक उसके अधिकार हैं, समानता का अधिकार, उसके तहत आप कार्य ज़्यादा लें, पैसा भी कम दें, ये कहाँ का न्याय है? मुझे लगता है कि इस प्रकार से कर्मचारियों का उत्पीड़न करके यदि यह रोडवेज अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों का संयुक्त मोर्चा अगर उच्चतम शिखर पर पहुंचना चाहता है, तो मुझे लगता है कि एक सफाई कर्मी से लेकर के और एक जीएम तक के अधिकारियों को इसमें संयुक्त रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अन्यथा जो स्थितियां परिस्थितियां वर्तमान में दिखाई दे रही हैं जी, इसे प्राइवेट हो जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब दर्द अपनों को होता है तकलीफ तभी मालूम पड़ती है। निजीकरण के बारे में एक जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, हमने शुरुआत में ही बताया कि निजीकरण के द्वारा जो मंशा है परिवहन निगम के शीर्ष पदाधिकारियों की, अधिकारियों की, जो सबसे ज़्यादा यात्री का लोड प्राप्त करता है वो गोरखपुर से दिल्ली का रोड है, और उसी रोड को प्राइवेट परमिट बांट करके बेचने का जो रोड मैप तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं उसके बारे में भी कर्मचारी संगठन हो या फिर कर्मचारी हो नाराज दिख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि यह सरकार की विफलता है। उसका जो प्रशासनिक ढांचा है जी, जो उसका प्रबंध तंत्र है जी, शायद उसमें पूर्ण योग्यता उसे चलाने की नहीं है। मुझे तो यही स्पष्ट दिखाई देता है। और जहाँ तक प्राइवेट और रोडवेज के अंतर करके देखने की बात होगी, तो अगर किसी तहसील में, किसी कस्बे से, किसी टाउन एरिया से जी, यदि जनता बस चलाने की मांग करती है जी, तो वह प्राइवेट मोटर मालिकों से निवेदन नहीं करती, वह सीधे सीधे रोडवेज के अधिकारियों से निवेदन करती है जी, और रोडवेज उनको वह ग्रामीण सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो कोई भी प्राइवेट उपलब्ध नहीं करा सकता। परंतु यह सरकार की निष्क्रियता है और अपनी व्यवस्थाओं को ना दुरुस्त करके जी, कर्मचारियों के ऊपर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं। देखिए, बड़ी ही साफ बात है संतोष जी की प्राइवेट संसाधन, प्राइवेट अनुष्ठान, प्राइवेट जो भी संसाधन होते हैं वो मुनाफा कमाने के लिए होते हैं। जो सरकारी व्यवस्थाएं होती है, जो सरकारी जामा होता है, वो कहीं ना कहीं आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने का होता है कम से कम कीमत में।
और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने संगठन की, अभी चूँकि जल्दी ही आपका संगठन का निर्माण हुआ है और संविदा कर्मचारियों को लेकर के आप जागरूक भी रहते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आगे का क्या रोड मैप है, समय का क्योंकि प्रतिबंध है, एक समय की समय सीमा है, तो संक्षिप्त शब्दों में बताएं। जी बिल्कुल गौरव जी, हम संविदा कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। समय का फेर कहिए या हमारा दुर्भाग्य कहिए या संविदा का भी दुर्भाग्य इसके साथ जुड़ा हो, यही मान के चलिए, क्योंकि हम 8 जुलाई को महामंत्री बने हैं जी। और आप जान ही रहे हैं मार्च से कोरोना का कहर प्रारंभ हुआ, जिसमें लॉकडाउन लगा, उसके बाद बढ़ता ही गया जी। और इस दशा में और इस स्थिति में और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जी। ना हम संगठन के विस्तार को अधिक समय दे पाए जी, और ना सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम मीटिंग कर सके, जिस कारण संगठन का काम शिथिल पड़ गया जी। परंतु अब कुछ स्थितियां अनुकूल होने के कारण हम पुनः कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं जी। और इसी महीने कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा जी। इसी महीने के अंतिम सप्ताह में पूरे आंदोलन का खाका तैयार कर लिया है जी। नोटिस दी जाएगी जी। बाकी अब स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि एक तरफ संयुक्त मोर्चा वह विभाग को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है जी, और दूसरी तरफ संविदा अपना अस्तित्व बचाने के लिए मैदान में है जी। बिल्कुल। अब निर्णायक स्थिति क्या होगी वो तो भविष्य तय करेगा जी। परंतु मुझे लगता है कि जब तक परस्पर दोनों का सहयोग एक दूसरे के लिए नहीं होगा उसके परिणाम। जी बिल्कुल संतोष जी, जब तक कर्मचारियों का सहयोग नहीं होगा तब तक शायद इस बड़ी लड़ाई को लड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। आपने नया लुक को समय दिया और नया लुक भी अपील करता है कि जो भी कर्मचारी देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उस सरकारी तंत्र और अमले को की स्थिरता को समझें और बाध्यता को समझें और उसकी व्यवस्था को समझें और ऐसे लोगों का सहयोग करें जो सरकार की व्यवस्था, नीतियां और उनके अनुदेशकों का पालन करवाता है और करता है। इसी के साथ आप सभी से एक नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए नया लुक न्यूज।